तो चलिए देखते हैं एसएसटी में जो कल 7 जुलाई को पेपर हुआ है उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसकी आंसर की देख लेते हैं। एकदम सटीक आंसर की है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस को एनसीईआरटी की बुक्स से मिला करके ही आंसर की दी जा रही है। अब जो पेडागोजी वाले क्वेश्चंस हैं उसमें तो कोई भी नहीं कह सकता कि 100% सही होंगे, क्योंकि उसके क्वेश्चंस कुछ ना कुछ तो आयोग अपनी मर्जी का देगा ही। लेकिन हाँ, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स से जो पूछा गया है वो सारे क्वेश्चंस 99% शुद्धता के साथ आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें हमसे पूछा गया था 31 में कि आपको यदि दक्कन के पठार को पहचानना है तो आप किस रंग को, मतलब कि किस रंग का उपयोग करेंगे, या मैप में अगर दक्कन का पठार है तो उसको किस रंग से दर्शाया जाएगा। तो इसका हो जाएगा भूरा। बहुत सारे लोगों ने इसको पीला, हरा कुछ टाइप का बताया है, आई डोंट नो क्यों बताया है। अब तो ये जो लास्ट में आंसर की आएगी उससे ही पता चल पाएगा। चलिए अगला देखते हैं 32 वाला जो क्वेश्चन है, और ये हमारे पास जो सेट है वो है सेट आई, तो उसी हिसाब से आप अपना देखते जाइएगा। तो इसका जो हो जाएगा निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपाय, तो मल्च बनाना हो जाएगा, वेदिका फॉर्म लगाना हो जाएगा, बीच में फसल उगाना भी हो जाएगा। लेकिन जो ये अति चराई है तो इससे जो है अब मृदा का बहुत ज़्यादा अपरदन होता है यानी कि क्षरण होता है, तो ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, सी एंड डी, और ये हमारे और किस में दिया हुआ है, ए, सी एंड डी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सी एंड डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें हमसे पूछ रहा है कि पृथ्वी की गतियों के बारे में आपको कथन दिया हुआ है और आपको सही विकल्प बताना है। तो ये कह रहा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, एकदम सही बात है। और ये कह रहा है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कि 33.5 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये बात गलत है, ये दरअसल 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं 34 जो है वो कह रहे हैं कि अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था। इसका हो जाएगा सिसोदिया राजपूत। आपने सुना होगा या जानते होंगे कि अकबर की एक पत्नी थी जोधाबाई, जो कि सलीम की माँ भी या जहांगीर की माँ भी होती हैं, तो वो जो है इसी सिसोदिया राजपूतों के कछवाह राजवंश से संबंधित थी, तो उन्हीं को इन्होंने ये सारी चीज़ें यानी कि जागीर वगैरह दिया था। इवन उनके जो है भतीजे थे, उन्हें, जिनका नाम था मान सिंह, उन्हें फरजंद की भी उपाधि दी थी। चलिए देखते हैं अगला। जो हमारा अगला है वो हमसे कह रहे हैं कि इसमें भी आपको सही कथन चूज करना है। दो का मतलब स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था, और दूसरा अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी के अपने पास मानती थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ए गलत है लेकिन बी सही है। अगला देखते हैं। अगले में आपको मैच करना है, और ये क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए हैं, अभी मेरा चैनल एकदम नया बना है तो मुझे इतना टाइम भी नहीं लग पाया। टाइम लगने का मतलब है कि मैं तो सीख ही रही थी वीडियोस कैसे बनाते हैं, मैंने बहुत कम चीज़ें कवर कराई है। अगला जो सीटेड एग्ज़ाम होगा उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कराऊंगी, या ये कहूँ कि एसएसटी और ईवीएस ये दोनों सब्जेक्ट तो मैं अपने इसी चैनल पर पूरा सॉल्व ही कराऊँगी। ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व कराया हुआ है, क्योंकि मैंने ये वाले चैप्टर पे, मतलब ये वाला जो टॉपिक है उस पर एक पूरा का पूरा चैप्टर का वीडियो बनाया हुआ है, तो वो मैं अपने जो है कम्युनिटी में पोस्ट करके रखी हूँ, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। विविधता के नाम से वो टॉपिक है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत आसानी से हो जाता, आपको इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना था। तो 36 का जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन, हाँ 36 का हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए मिला के देख लेते हैं। जैसे जो भेद, पहले हम देखते हैं रूढ़िवादिता, क्योंकि इसी से मतलब जल्दी हो जाएगा। तो ये जो रूढ़िवादिता है अंग्रेजी में ये ज़्यादा ठीक होगा, इसको देख लेते हैं। जो स्टीरियोटाइप है इसी को रूढ़िवादिता कहते हैं, और ये इसी टाइप की बातें इसमें होती हैं कि लड़कियां ये काम करने में अच्छी होती हैं, लड़के वो काम करने में होते हैं, ये काम लड़कियों का है, वो काम लड़कों का है। तो इस तरह की जो बातें की जाती हैं वो स्टीरियोटाइप में की जाती हैं। तो इसका हो जाएगा सी का 4, और सी का 4 आपको देख लेना है कहाँ पे है। तो ये देख लीजिए, इन तीनों में ही सी का 4 नहीं है, केवल एक ऑप्शन में है, तो आप इसको एलिमिनेट करके आसानी से कर सकते थे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी आपको सही विकल्प का ही चयन करना है। और चलिए देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच के पीछे रहेगा, एकदम सही बात है। और पृथ्वी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, तो ये बात गलत है। पृथ्वी जो है वो
पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन 3, यानी कि ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन 3। आगे देखते हैं हम। आगे हमसे 38 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, बी एंड सी, यानी कि ये उच्च जन्म दर भी दर्शाता है और वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर भी दर्शाता है। मुझे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाकी जो चीज़ें बता रही हूँ वो सही है। और सी वाला एकदम सही है कि तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या को दर्शाता है। और इसके साथ अगर दिया होता तेज़ी से आर्थिक विकास तो वो भी हो जाता, बढ़ती श्रम शक्ति ये भी हो जाता, और आश्रित जनसंख्या जो है बढ़ती है, ये भी बात सही है। लेकिन जो शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर है तो इसका जो पहला लक्षण होता है वो होता है उच्च प्रजनन और कम मृत्यु, तो इसकी वजह से ये जो है नहीं होगा। तो इसमें थोड़ा डाउट रहेगा, जो आयोग आंसर देंगे उसी को समझिएगा कि राइट वही है, पर ज़्यादा संभावना है कि ऑप्शन 2 ही सही हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे सेलों के बारे में पूछा जा रहा है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी से लिया हुआ है। 7th क्लास की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो पढ़ लेते हैं। जो आग्नेय सेल है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा है, 39। हाँ, जो 39 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि जो आग्नेय सेल है द्रवित, सॉरी आपने मतलब जाना होगा, पढ़ा होगा, देखा तो नहीं होगा लेकिन पढ़ा होगा कि जो पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है तो जब वो मतलब फूटता है, बाहर जाता है, फिर फैल जाता है, तो उससे जो चट्टानें बनती हैं उन्हें मतलब कि आग्नेय शैल कहा जाता है। तो ए का 2 से हो जाएगा, ए का 2 केवल एक में है, देखिए ए का 2। अगर आपको पता हो कि द्रवित मैग्मा आग्नेय शैल का निर्माण करेगा तो आपका ये आंसर यहीं से हो जाता। और जो अवसादी मतलब चट्टानें हैं या अवसादी सेल है, इसका हो जाएगा 3। हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा होती हैं, जबकि जो कायांतरित सेलें हैं ये उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित होते हैं। फिर अगला हमारा है अमेजन वर्षावन के बारे में आपसे क्वेश्चन का मतलब पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ए, बी एंड सी। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है डी वाला कि बेसिन में हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है, तो ये सारी बातचीत नहीं है इसमें, या होता भी होगा ड्रोन वगैरह का उपयोग, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। और कर्तन दहन पद्धति वहाँ हो भी करती है, और वहाँ पे जो कर्तन एवं दहन कृषि की जाती है उसको वो लोग स्वीडन कहते हैं, स्वीडन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये 2 चीज़ कहते हैं। हमारे यहाँ झूम खेती कहते हैं। फिर अगला दिया हुआ है कि आपको लद्दाख के बारे में बातचीत करनी है। लद्दाख के बारे में भी मैंने अपनी वीडियोज़ में बताए हैं, पर इतना गहन नहीं बताया है, थोड़ी बहुत चीज़ें ही बताई हैं। इसमें आपसे पूछ रहे हैं लद्दाख के बारे में। आपका पहला स्टेटमेंट है लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं, एकदम सही बात है। अधिक ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, एकदम सही बात है। और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती, तो गलत बात है। अगर यहाँ हिमाचल प्रदेश होता तो वहाँ हो जाता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में उच्च वर्षा पाई जाती है। और यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज़ जलाने वाले जो है ताप का अनुभव करता है, तो ये बात सही है। इसका राइट आंसर होगा ए, बी एंड डी। ए, बी एंड डी 4 में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। आगे हमसे जो 42वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए, उसमें आपको सही उत्तर बताना है। तो ये पहला सही है कि जो है ब्रिटिश शासन की वजह से भारत में गरीबी और अकाल पड़ रहे थे। और दूसरा कह रहे इसमें मांग की कि लगान को कम किया जाए, फौजी जो खर्चे हैं उसको मतलब कटौती की जाए, तो एकदम सही है। तीसरा भी सही है कि इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की, लेकिन यहाँ पे कहीं भी ये मनोरंजन कर की बात नहीं की गई है। तो जहाँ पे 4 हो उसको हटा दीजिए, बाकी सारी मतलब 1, 2, 3 जहाँ हो सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कौन सा कथन है जो अशोक के धम्म के विषय में सही है। तो पहला भी सही है कि देवता की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं, कर्मकांड की आवश्यकता नहीं, और जो धम्म के विचार हैं बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, एकदम सही बात है। और जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो अशोक के टाइम पीरियड में हुई थी, उन्होंने कई बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की थी धर्म के प्रचार के लिए, तो ये बात भी एकदम सही है। इसका राइट होगा आंसर ए। और इन्होंने जो जो लोगों को नियुक्त किया था उसके बारे में भी बता दे रहे हैं। जैसे इन्होंने कश्मीर में और गंधार में मज्झंतिक नामक एक
व्यक्ति थे उन्हें नियुक्त किया था, मज्झंतिक। और महाराष्ट्र वाले रीजन में जो है वो महाधर्म रक्षित को नियुक्त किया था। जबकि जो यवन देश है, यवन देश, यहाँ पे इन्होंने महारक्षित को नियुक्त किया था। और साथ में सुवर्ण भूमि इंडोनेशिया वाला जो इलाका है वहाँ पे इन्होंने सोन एवं उत्तर नामक एक मतलब 2 व्यक्ति थे, उन्हें जो है नियुक्त किया था। बहुत सारे लोगों ने इस आंसर को गलत बताया है, तो आप ये याद रखिएगा कि इसमें चारों ही सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा जो 44 क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आपको श्री नारायण गुरु के बारे में बताना है। मैंने मतलब जो है एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही एक मैराथन लिया हुआ था। मैंने केवल हिस्ट्री ही एसएसटी में पढ़ाया एग्जैक्टली मैराथन के रूप में, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि मेरा चैनल नया है, मुझे सीखने में ही थोड़ा टाइम लग रहा था। तो आपको नारायण गुरु के बारे में बताना है। इसमें कह रहे हैं कि इन्होंने सारी मानवता की एक ही जाति है, ये बात बोली, तो एकदम सही बात है। लेकिन कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि उन्होंने सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। तो जो ऑप्शन बी है वो सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा कि ए सही है, बी गलत है। ए सही है, बी गलत है, यानी कि ऑप्शन 3। आगे देखते हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी एग्जैक्ट मैंने अपने उसमें करवाया हुआ है, जो मैराथन कराया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको मैच करना है, जिसमें कि 2 ऑप्शन से ये आसानी से हो जाता। एक तो श्रेणी, जो श्रेणी थे वो शिल्पकार एवं व्यापारियों का संघ था, और जो गृहपति होते थे वो स्वतंत्र किसान थे। और इसको इसी से एलिमिनेट करके आराम से कर लेते, तो बी का हो जाएगा 4। तो बी का 4 इसमें भी नहीं, लेकिन 2 में है। तो जो गृहपति है वो हो जाएंगे स्वतंत्र किसान। तो इसका डी का 3, इसका जो राइट आंसर होगा डी का 3, ए हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि बेरीगाजा भरूच से, इसको भी मैंने कराया था बेरीगाजा भी, कि भरूच में है। और इसके साथ ही बी का हो जाएगा 4, जो कि मैंने लगा दिया है। सी का हो जाएगा 1, एरेटाइन पात्र, ये मुहर लगे चमकदार बर्तन, ये वाला चीज़ उसमें नहीं है मेरे नोट्स में। चलिए आगे दिखाते हैं। जो हमारा 46 क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत में, मतलब कि वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एग्जोस्फीयर, यानी कि बहिर्मंडल, ऑप्शन बी। आगे हमसे कह रहे हैं कि जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, विविधता में एकता, मुहावरा किसने दिया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये क्वेश्चन भी जो विविधता वाला टॉपिक है उसमें मैंने कराया है, लेकिन वीडियो अपलोड करते समय पता नहीं कैसे उतनी चीज़ कट गई है। मुझे इस बात का बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने अपने नोट्स में लिखा, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया, लेकिन ये वाला क्वेश्चन वहाँ पे मैं अपलोड करते समय पता नहीं कैसे एडिट करते समय कट गया। आज मैं उसको खोज रही हूँ तो उसमें है ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग ये जानिए कि किसी भी टीचर के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जितने भी टीचर्स आज दावा कर रहे हैं मैंने ये पढ़ाया, मैंने वो पढ़ाया, ये मेरे में से आया, दरअसल ये किसी के में से नहीं आया है। ये सारे लोग एनसीईआरटी पढ़ाए हैं। एनसीईआरटी में सारी चीज़ें, ये सब ना एग्जैक्ट ऐसे लाइन टू लाइन दी हुई हैं। आप खुद भी चाहें 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी कोई बहुत तोप नहीं है, आप उसे खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स खुद पढ़ना ही नहीं चाहते, उन्हें बहुत बर्डन लगता है कि अरे यार इतना कैसे पढूं। तो इसी वजह से फिर आके टीचर्स दावा करते हैं ये मैंने पढ़ाया, जबकि मैंने खुद भी एनसीईआरटी पढ़ा, उसमें से क्वेश्चंस देखा, क्वेश्चंस बनाया और आपको जो है वीडियो बना के दे दिया था। तो ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, आप खुद भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अब जैसे दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, आप अभी से चाहें तो 6 to 8 क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर एग्ज़ाम के टाइम में यूट्यूब पे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कराएंगे ही, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, इत्मीनान से आपका सीटेट निकल सकता है, पर कौन करे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है। तो इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा आगे है कि जो ग्राम भोजक शब्द है ये किसके लिए ठीक नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कराया है अपने जो महामैराथन ली है हिस्ट्री की। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है कि ये लोग मतलब कि आनुवंशिक टाइप का हो जाता था, एक परिवार के ही लोग बार बार कई पीढ़ियों तक इस पे बने रहते थे ग्राम भोजक के पद पर। ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम किया करते थे, एकदम सही बात है। काम जो है जो कर वसूलना इनका काम था। ये जो इसमें दिया है कि न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, ये बात गलत है। ये लोग न्यायाधीश और पुलिस का भी काम किया करते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि यही इसमें सही नहीं है। अगला है हमारे पास कॉफ़ी।
ठंडी और शुष्क जलवायु की फसल है, और ये जो चाय है वो गर्म जलवायु और उच्च वर्षा की फसल है। तो ये दरअसल एक्सचेंज हो गया है। अगर आप इसको चाय को यहाँ से मिला दें, कॉफ़ी को यहाँ से सॉरी, तो दोनों सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों ही मिसमैच हैं, कोई भी मैच नहीं किया हुआ है। मैंने तो सोचा था कि मैं आपको ये एनसीईआरटी का दिखाऊं पिक, पर संभव नहीं है क्योंकि मैंने पीडीएफ नहीं बनाई इसकी। वैसे मुझे मिल गई थी, गूगल पे मिल गया मुझे ये पेपर। देख रहे हैं, मतलब पेपर में भी लोग अपना अपना टैग लगा दिए हैं। ऐसा पता नहीं क्या हुआ चल रहा है, मतलब समझ ही नहीं आता। जबकि पेपर था, वैसे ही चाहते अपलोड कर देते, लेकिन अपना टैग लगाना ज़रूरी था। चलिए, हमें इससे क्या, हमें तो मिल गया पेपर, इसी बात का धन्यवाद करें। आगे देखते हैं, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1947, 1948 से 1956 के बीच, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि जो 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, इसका क्या कारण था। तो लोगों में ऐसी बातचीत थी कि जो लड़कियां होती हैं वो पढ़ाई के साथ घर के काम काज करते रहें, मतलब जो अपने भाई वगैरह हैं उनको स्कूल भेजना, उनका कपड़ा धुलना, उनके लिए खाना बनाना, उनकी देखभाल करना, जो अन्य बच्चे हैं उनकी देखभाल करना, ये सारी काम भी लड़कियां करते रहें। इस वजह से उन्हें घर पर ही बैठा के पढ़ाया जाता था। मेरे साथ भी यही हुआ है, मैं भी इंटर के बाद से स्कूल का मुंह नहीं देखी हूँ, मेरे भी पेरेंट्स ने मेरे साथ यही किया है। ऐसे बहुत सी लड़कियाँ हैं, ये उसी टाइम पे नहीं होता था, ये आज भी होता है। लड़कियों को बहुत कुछ सेक्रीफाइस आज भी करना पड़ता है, कल भी करना पड़ता था, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में भी उन्हें उतना बराबरी का अधिकार मिल पाएगा जितना लड़कों को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी, तो ये आज भी लोग मानते हैं, तो ये दोनों सही हो जाएगा। लेकिन ये जो तीसरा दिया हुआ है कि लोग अपने संबंधियों मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य को छुपाना चाहते थे, ये बात गलत है। उस समय संसाधनों का भी बहुत अभाव था, एजुकेशन इतना ईजिली नहीं मिल पाता था लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। आगे देखते हैं, जो केसरी नामक अखबार है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है, बीपीएससी में भी ये पूछा गया था। तो ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। इन्होंने केसरी और मराठा नामक जो है 2 अखबार निकाले थे, और बाल गंगाधर तिलक ने जब ये जो केसरी है, मराठा जो है वो अंग्रेजी में था और केसरी जो है ये मराठी में था। आगे हम देखते हैं, आगे भी ये तो जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है पीछे। जैसे आप पूरा चैप्टर पढ़ डालें, उसके बाद पीछे वो लोग क्विज़ दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए, तो उसमें ये दिया हुआ है, वैसे का वैसे इसको उठा के यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो, पहले तो आपको राइट आंसर ही बता देती हूँ मैं। 54, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इसको आप एक जगह से आराम से कर सकते हैं। तो जैसे जो जल मंडल है यानी हाइड्रोस्फीयर, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा जल के विभिन्न स्रोत। तो बी का 3 कहाँ है, बी का 3 केवल 2 जगह पर है। फिर आगे जैव मंडल, जैव मंडल में पादप, जीव जंतु सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो डी का हो जाएगा 1, डी का 1। ये देखिए, इन्हीं दोनों से ही ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमसे कह रहा है कि आपको बताना है 19वीं शताब्दी में जो चमड़े का काम करने वाले लोग थे उनके बारे में कथन है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई थी और सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इसे अवसर के रूप में देखा और सेना के लिए जूते की आपूर्ति के लिए वो लोग तैयार हो गए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए और बी हो सकता है। मुझे तो लगता है दोनों ही गलत होगा, क्योंकि जो औद्योगिकरण हुआ था, औद्योगिकरण की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब बाकी इसको मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, जो आंसर आएगा वही जानिएगा। फिर आगे कह रहा है कि मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दल की अलग अलग सूची बनाई गई थी उसे जब्त कहा जाता था। और अगला जो है ये टाइम इसमें निकालना है, इसका टाइम निकाल के देखिएगा, 8:30 से 9:41 तक हो जाएगा। फिर ये बता रहे हैं कि सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसने उन संगठनों में बलवाड़ी यानी क्रेज सुविधा अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या तो भैया 30 से अधिक होगी, तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। और जो 59 वाला क्वेश्चन है वो हमसे कह रहे हैं कि पृथ्वी की शैलों व शैलें, मतलब कि पृथ्वी की शैलें वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी हैं, तो वो कौन सी हैं। तो ये भैया मतलब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित जो शैलें हैं उनके बारे में बातचीत है।
फिर हमसे पूछ रहे हैं, अब तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका पेडागोजी वाला सेक्शन। पेडागोजी ठीक ठाक मतलब बहुत लेवल की पूछी गई है। चलिए देखते हैं, तो पहले पूरा क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है। आपको इसमें जो गलत है उसके बारे में बातचीत करना है। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा, वो हो जाएगा जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियों को ढूंढना। ये लोग भवन, चित्र, पेंटिंग्स एवं मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन करके इसको निकाल सकते हैं। और ये जो हथियार वगैरह हैं इसके बारे में भी बातचीत सही की जा रही है। लिखित सामग्री, लेखों की जांच करना, उनको पढ़ना लिखना, इससे भी ये चीज़ें निकाली जा सकती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होना चाहिए था ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान की परियोजना पद्धति में शामिल है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन जो दिए हैं, गतिविधि, चर्चा, वर्णन, प्रयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाना चाहिए 2 वाला, यानी कि ए, सी और डी सही है। ए, सी और डी, चर्चा वाली बातचीत इसमें नहीं आएगी। फिर हमसे कह रहे हैं जो 62 वाला क्वेश्चन है कि नैदानिक मूल्यांकन का क्या प्रयोजन है, यानी इसका उद्देश्य क्या है। तो जहाँ भी कहीं आ जाए कि विद्यार्थियों को आंकना, उनको श्रेणी में वर्गीकृत करना, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा नकारात्मक भाव लाती हैं, इनसे आपको बच के रहना चाहिए। तो 62 का जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 4। आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। पेडागोजी में बहुत ज़्यादा चीज़ मतलब अच्छे से पढ़ाया ही जाता है। हाँ, आप अगर नैदानिक मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आप विद्यार्थी के लक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके पूर्व ज्ञान के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, पर उन्हें आपको किसी भी वर्गीकरण में वर्गीकृत नहीं करना है और आंकना जांचना ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे देखते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका ने बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने का काम दिया है। ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे नियमों का पालन करने की सहमति देते हैं और ये जो चार्ट है कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि इसके संदर्भ में मतलब बच्चे इसको संदर्भ के तौर पर लें। आपको बताना है कि ये जो गतिविधि की गई है इसको आप क्या कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रजातंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र, जहाँ सारे लोगों से ही राय मशवरा की जाता है कि कोई एक व्यक्ति किसी भी कानून या नियम को सारे लोगों के ऊपर थोप नहीं देता है। आगे देखते हैं। जो हमारा 64 वाला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होएगा, मतलब कि ऑप्शन भी तर्क भी सही है, कथन भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। जो 65 वाला क्वेश्चन है वो उसमें भी लोकतंत्र की बात आ गई है और ये जो लोकतंत्र वाली बात है इसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया है दरअसल ये। और इसका जो राइट आंसर होगा 65 का थोड़ा मतलब कि इसमें कन्फ्यूज़न है क्योंकि इन्होंने थोड़ा विस्तार में इसको पूछ लिया है। तो हम इसको पहला तो मान ही लेंगे कि लोग स्वतंत्र मतलब समान और स्वतंत्र होंगे। मुझे थोड़ा यही धनी और समृद्ध वाले में अजीब लग रहा है कि क्या धनी और समृद्ध होना लोकतंत्र मतलब क्या जो धनी लोग हैं या जो समृद्ध लोग हैं वही लोकतंत्र के लिए सूटेबल हैं, जो गरीब लोग हैं वो नहीं हैं। तो ये थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें इसको एलिमिनेट करके आगे की जो सारी चीज़ें हैं उससे आप सेट कर सकें। तो इसको भी क्वेश्चन मार्क लगा के रखिए, जो आंसर में आएगा वही सही माना जाएगा। और लेकिन ये वाला ऑप्शन एकदम सही है कि लोग समान और स्वतंत्र हैं और ये सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत है, इसमें भी थोड़ा अजीब ही लग रहा है। ये क्वेश्चन ही बड़ा अजीब सा उन लोगों ने पूछ लिया है, तो इसको क्वेश्चन मार्क के रूप में रखिएगा। हम आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 66 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ए, बी और डी। अब इतना लंबा क्वेश्चन है, आप खुद ही इसको पढ़ लीजिएगा। मैं जो छोटे क्वेश्चन हैं उन्हें पढ़ दे रही हूँ, बाकी आपको आंसर बताते चल रही हूँ। जो हमारा 67 वाला क्वेश्चन है 67, ये भी काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। इसका आंसर जानिए कि इसका आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी। जो सी है वो गलत हो जाएगा क्योंकि सी में कह रहे हैं कि बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो मौका क्यों नहीं दिया जाएगा भाई, मौका तो दिया ही जाएगा, तो यही गलत है इसमें।
और जो हमारा 68 वाला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है कि मतलब शिक्षक को कौन सी दवाओं को निर्धारित करना चाहिए। तो ये तो करंट अफेयर का भी मामला था, अभी इसमें कई बार ये चीज़ें आई हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उनको अब केवल जेनरिक दवाओं के बारे में ही लिखना होगा। जेनरिक दवाएं सस्ती भी होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जेनरिक दवाएँ। फिर हमसे कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया गया है, मतलब कथन कारण का नहीं है, 2 विकल्प दिए हुए हैं लंबे लंबे से। देख लेते हैं पूछ क्या रहे हैं। सही आपको इसमें बताना है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। सरासर गलत है। कोई भी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट से श्रेष्ठ नहीं है। कोई अगर इतिहास पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मैथ पढ़ रहा है वो ज़्यादा होनहार है और इतिहास वाला मूर्ख है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे सब्जेक्ट की अपनी अपनी मान्यता है, सारे सब्जेक्ट अपने आप में श्रेष्ठ हैं। और फिर अगला है कि सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, तो ये वाला एकदम सही है। तो ए असत्य है और बी सत्य है, इसका हो जाएगा 4। 70 में कह रहा है कि भेदभाव के विषय पर चर्चा करने के लिए कौन सा संसाधन प्रासंगिक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा। फिर हमसे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको तो लोग कर ही सकते थे। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है उसको देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 हो जाएगा। जो चर्चा है, चर्चा में क्या बातचीत होती है, लोग अपनी बात रखते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं। अब वो अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, आप अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, एक दूसरे को सुनिए समझिए और आपस में पंचायत करते रहिए। जो अवलोकन है तो भाई उसका अवलोकन तो वही है, देखना सुनना। इसका जो राइट आंसर मतलब कि इसका जो होगा अवलोकन तार्किक संबंध बनाना। और जो हमारा नियामक सरोकार है इसका हो जाएगा भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता। और जो स्पष्टीकरण है वो है रिपोर्टिंग वचन मतलब रिपोर्टिंग वर्णन चित्र पठन और आरेखन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे मतलब कि एक मैम हैं लता मैम, इनके बारे में कह रहे हैं कि वो बहुत सारे काम करती हैं, घर के काम भी करती हैं, बाहर के काम भी करती हैं, दुकान भी चलाती हैं, घर की साफ़ सफाई कपड़े हेन तेन सारे काम करती हैं। तो उनके ऊपर इस तरह का ये जो कार्य है इसको क्या कहा जाएगा, तो डबल बर्डन कहा जाएगा कि दुनिया भर का अंदर बाहर सारे काम करने हैं, तो ये डबल बर्डन ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन की रूपरेखा में शिक्षक की क्या भागीदारी है, ये आपको बताना है। तो ये जो हमारा 73 वाला है, 73 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है। ये समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मानी जाती है। आगे हमसे 74 जो क्वेश्चन कह रहे हैं, 74 में ए सही मतलब कि सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। और ये वाला क्वेश्चन मैंने अपनी पैडागोजी में कराया हुआ है सेम टू सेम। ये दरअसल ये क्वेश्चन ना 2020 में पैडागोजी में पूछा गया था, मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मान लिया, पैडागोजी में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर में मैंने करा दिया था। कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, एकदम सही बात है। इससे अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता होगी, एकदम सही बात है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर हमसे कह रहे हैं कि 75 में सावधानी पूर्वक आप भाई पढ़ना, भाई कोई भी क्वेश्चन हो सावधानी पूर्वक ही पढ़ना चाहिए आपको। कह रहे हैं नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं, सही बात है, क्या जन्मजात थोड़े ना होते हैं सारे लोगों में। सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। मुझे थोड़ा इसमें डाउट है कि सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं, पर इसका जो राइट आंसर है वो हम 75 का जो राइट आंसर है वो हम ए मान के चलेंगे। बाकी मैं फिर से कह रही हूँ जो अंत में आंसर की आएगी आयोग की वही सत्य है, अंततः सत्य वही इतना है। आप अभी कितना भी देख लीजिए, कितना भी कर लीजिए, लेकिन सत्य वही माना जाएगा। फिर हमसे कह रहे हैं कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः अवलोकन करके सीखने पे जोर दे रहा है। बच्चे आते जाते देखते रहेंगे, उसको देख देख के सीखेंगे और ये पद्धति बहुत अच्छी होती है बच्चों के लिए। सत्र जो 77 क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि एक परियोजना कार्य छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रचनात्मकता और नवीनता में वृद्धि। जो 78 है उसमें सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ जो पोर्टफोलियो है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट मतलब इन क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो पहला तो होगा ही कि उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए, विद्यार्थी के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, एकदम सही बात है। सॉरी।
मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए, तो ये सरासर गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और विद्यार्थी के कार्यों का लंबे समय तक संग्रह होना चाहिए, एकदम सही बात है। तो ए, बी और डी यानी कि ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। फिर हमसे पूछ रहे हैं कि कहीं पे भूकंप आ गया है तो उनके जो भूकंप पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी इस वास्तविक व सही स्थिति जानकारी आपको इकट्ठी करनी है, तो आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो आप खोजबीन करेंगे और पूछताछ करेंगे। अब परियोजना सर्वेक्षण ये सब तो नहीं कराएंगे ना, समस्या समाधान विधि का यहाँ पे ऐसी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिख रही। आगे देखते हैं, जो 80 वाला क्वेश्चन है वो हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हों और छात्रों को अलग अलग मूल्यांकन करना हो? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए एंड डी, यानी कि रूब्रिक्स और पोर्टफोलियो। आगे जो हमारा 81 वाला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण कौन सा आरक्षण है जो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है? तो समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार करना, ये वाला जो है वो उल्लंघन नहीं करेगा। और मेरे ख्याल से ये आर्टिकल 15-16 के आसपास आना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स में भाग 3 में जो है। और हम आगे देखते हैं 82, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं? 4 ऑप्शन हैं भाई, अपना ऑप्शन वगैरह देखते जाइएगा, इतना बड़ा बड़ा सा है, पढ़ते पढ़ते तो शाम हो जाएगी, फिर पूरा दिन ही वीडियो बनाना पड़ेगा। 82 का हो जाएगा सेकंड वाला, यानी कि बी, सी, डी और ई सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि ग्रामीण भारत में बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं और उनकी जीविका का जो मुख्य स्रोत है वो केवल कृषि है, ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? तो भाई ये हो जाएंगे प्रवासी श्रमिक मजदूर और ये कृषि मजदूर जो केवल मतलब कृषि करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी एंड सी, 83 का बी एंड सी। आगे देखते हैं 84, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के जो विचार हैं कहाँ से लिए गए हैं? इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ये हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ये शब्द आए हुए हैं और इसको हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति से लिया हुआ है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने हल्का हल्का कराया है, बहुत अच्छे से नहीं कराया। तो लड़कियों के एक समूह में मतलब समूह द्वारा रंगोली बनाना थी, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो अपने आप में स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां रंगोली बना लेती हैं, लड़के तो कर ही नहीं पाते, तो ये तो होगा नहीं। ए जहाँ हो उसको निपटा दो, तो ए यहाँ है, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, 2 बचे हैं। अगर हमें डी पता चल जाए तो ऑप्शन तुरंत मिल जाएगा। डी में क्या है? लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। तो ये सब काम तो पहले से ही लड़कों के हित में रहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ही। बाहर तो लड़के ही कराते हैं, हालांकि घर में तो सारी व्यवस्था लड़कियां ही करती हैं, बाहर लड़के तो केवल ले जाके दे देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यही बी, मतलब डी। बी भी सही है, लड़कियों के द्वारा समूह में वार्षिकोत्सव में मदद करना, और डी भी सही है। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की सघनता बहुत ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा हमारे नॉर्थ इंडिया में ही पाए जाते हैं। जो उत्तर भारत है, मतलब कि अपने यूपी ही देख लीजिए, आदिवासियों के मामले में बहुत तेज़ी से है। एमपी में भी बहुत ज़्यादा आदिवासी हैं, पंजाब में भी हैं, तो हर जगह आदिवासी समूह पाए ही जाते हैं। जबकि दक्षिण भारत में आपको नहीं पता चलेगा कि केरल में बहुत ज़्यादा हैं या गोवा में बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र, आपको पहले ये जानना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, तो आपसे सही कथन पूछ रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। हाँ, करेगा ही। एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है। हाँ, जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियाँ नहीं हो रही, तो दोनों बात सही है और बात दोनों सही है, और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, एकदम सही बात है। आपने देखा होगा कि जो हमारे नॉर्थ इंडिया से श्रमिक हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो बाहर प्रवास करते हैं, जाके कहीं गुजरात चले जाएंगे, कहीं महाराष्ट्र चले जाएंगे, कहीं केरल, कहीं चेन्नई, कहीं ना कहीं लोग प्रवास करके जाते ही रहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग बारिश पे ही डिपेंड हैं, बारिश होगी तो फसल होगी, वरना बीच वाला जो हम लोग जो नगदी फसल होती है ना, नॉर्थ इंडिया में लोग थोड़ा कम ही उगाते हैं। गन्ना वगैरह उगाने में ज़्यादा रहते हैं, और गन्ना अकेले अगर आप किसी भी खेत में गन्ना बो देंगे तो 1 साल की वो फसल हो जाती है। तो उसमें फिर किसान मतलब जो श्रमिक हैं वो क्या हैं, एकदम बेकार ही हैं, उनके पास कोई रोज़गार ही नहीं है, तो क्या करेंगे? प्रवास ही तो करेंगे।
और इससे शहरों में बहुत भीड़ भाड़ बढ़ रही है। आगे देखते हैं, विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में समूह में निर्माण का कौन सा तरीका उचित होगा? आपको बताना है कि कौन सा तरीका उचित होगा। तो ये होगा हेट्रोजिनस, यानी कि विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। अब एक दो क्वेश्चन और बचा है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन कथन सटीकता से दर्शाता है? आपको बताना है सही कथन क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। लास्ट क्वेश्चन है, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक के संबंध निर्धारित करता है, तो लोगों और सरकार के बीच ये हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन रहे। मैंने एसएसटी दरअसल मेरा सब्जेक्ट ही एसएसटी है। मैंने एसएसटी के लिए सीटेट में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाया भी था। मेरे पास उतना टाइम नहीं था, मैंने अभी नया अपना चैनल स्टार्ट किया है। लेकिन हाँ, जो मतलब दिसंबर में होगा सीटेट एग्ज़ाम, उसमें मैं एसएसटी और ईवीएस ये दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर कराऊंगी। आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। मैं ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, आपको दिखाऊंगी कैसे मैंने लाइन बाय मतलब मेरे जो पढ़ाई हुई चीज़ है। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए, केवल 5 वीडियो बनाए हैं, जो कि मेरे चैनल की में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। केवल 5 वीडियो से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। पैडागोजी मैंने पढ़ाई नहीं थी। टोटल जो 15 क्वेश्चन का ईवीएस पूछा जाता है, केवल वही चीज़ें पढ़ाई थी, वही सॉल्व कराई थी। उसमें से अगर 15 में से 6 से 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ा मतलब कि गलत परफॉर्मेंस है। मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने अपने इसी चैनल पे लूसेंट की जो बुक है उसकी रीडिंग स्टार्ट की है, आप लोग उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। साथ में यूपी स्पेशल, यूपी में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। साथ में अभी मैंने आरओ में जो दिसंबर में एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसमें हिंदी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि अन्य जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी हेल्प करेंगे। यूपीपी में हेल्प करेंगे, लेखपाल में हेल्प करेंगे, जो एसएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें भी हेल्प करेंगे। आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने इतनी देर तक मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी को थैंक्स। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।